Assalamualaikum. Today our topic of discussion is hyperthyroidism. In hyperthyroidism there is overproduction of T3 and T4 hormones. There are two types of hyperthyroidism, primary and secondary. In primary hyperthyroidism थायराइड ग्लैंड के लेवल पे कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से T3 T4 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऊपर हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी से बिल्कुल ठीक हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, TRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड TSH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन आगे थायराइड ग्लैंड के लेवल पे कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से T3 T4 एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म देयर इज़ डिफेक्ट एट द लेवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। ऊपर से ही सिग्नल ज़्यादा आ रहा है तो जिसकी वजह से T3 T4 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि TSH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे एक एडिनोमा बन गया जिसकी वजह से TSH बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और TSH ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से वो रिसेप्टर्स को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है एंड इन एट रिजल्ट ऑफ दिस T3 T4 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। In primary hyperthyroidism, Graves' disease, toxic multinodular goiter, toxic adenoma and iodine induced, इन सब में T3 T4 के लेवल्स बहुत ज़्यादा रेज कर जाते हैं। First of all, Graves' disease, it is the most common cause of hyperthyroidism. It is an autoimmune disorder. Human leukocyte antigen DR3 and human leukocyte antigen B8 में म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लग पड़ती हैं। बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, बॉडी के अपने सेल्स के ख़िलाफ़ एक्शन कर रही हैं। तो इन ग्रेव्स डिजीज़ ऑटो एंटीबॉडीज़ का नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। These thyroid stimulating immunoglobulins are IgG immunoglobulins। जिन प्रेग्नेंट फीमेल्स में ग्रेव्स डिजीज़ होती है तो उनमें जो है उनके जो नियोनेट्स होते हैं उनमें ट्रांजिएंट नियोनेटल हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, क्योंकि IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस करके बच्चे में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके कुछ टाइम के लिए हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज करते हैं। जब वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो इट इज़ अ ट्रांजिएंट नियोनेटल हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक हो गया। अब ऑटो एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनका क्या काम है, उन्होंने पहले तो जाके थायराइड ग्लैंड पे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना है, TSH रिसेप्टर्स को। TSH रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह एक्टिवेट होंगे जिसकी वजह से T3 T4 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ऑटो एंटीबॉडीज़ TSH रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी, वो आगे से स्टिमुलेट करेंगे फॉलिकुलर सेल्स को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सोजीनस ट्रॉपिक हार्मोन। जो ऊपर से TSH हार्मोन आ रहा था उसके इंडिपेंडेंटली फॉलिकुलर सेल्स T3 T4 बनाना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा ऑटो एंटीबॉडी स्टिमुलेट करती हैं डर्मल फाइब्रोब्लास्ट को एंड इट कॉजेज प्रीटिबियल मिक्स एडिमा, ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट को और इट कॉज एक्सोफ्थैल्मोस। दीज आर द टिपिकल फीचर्स ऑफ ग्रेव्स डिजीज, थायरोटॉक्सिकोसिस, प्रीटिबियल मिक्स एडिमा, एक्सोफ्थैल्मोस। ठीक है, अभी हम इनका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज़ वो जाके स्टिमुलेट कर देंगी ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट को और डर्मल फाइब्रोब्लास्ट को, और साथ एक्टिवेट हो जाते हैं टी सेल्स। टी सेल एक्टिवेट होने के बाद इट प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, दीज आर tumor necrosis factor alpha, interferon gamma. These inflammatory cytokines causes inflammation of the cells। तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट में, ऑर्बिट के सेल्स के, आई के सेल्स की इन्फ्लेमेशन होगी और डर्मल फाइब्रोब्लास्ट में डर्मा के स्किन के सेल्स की। ठीक हो गया। इसके अलावा ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं हाइलुरोनिक एसिड एंड अदर गैग सिंथेसिस। दीज हाइलुरोनिक एसिड एंड गैग्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये पानी को अट्रैक्ट करते हैं, पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। ऑस्मोसिस ज़्यादा हो जाएगी, ऑस्मोसिस ज़्यादा होने की वजह से मसल में स्वेलिंग हो जाएगी, पानी अंदर आ जाएगा सेल के अंदर तो सेल फूल जाएंगे। ठीक हो गया। दूसरा इसने क्या करना है, ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट ने एडिपोसाइट्स को एक्टिवेट करके एडिपोसाइट का काउंट ज़्यादा कर देंगे। जैसे हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे नॉर्मल आई है और उसमें एडिपोसाइट काउंट कम है, नीचे वाली के अंदर ज़्यादा है और मसल का साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ है। तो तीन काम यहाँ पे हो रहे थे। इट कॉजेज़
हाइलुरोनिक एसिड और गैग्स एंजाइम्स को ज़्यादा कर सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी, एडिपोसाइट ज़्यादा हो जाएगा और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके नतीजे में एक्सोफ्थेल्मोस हो जाएगा। इसको हम ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी भी कहते हैं। जो ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी आंखें बहुत ज़्यादा बाहर को निकली हुई होती हैं, आई बॉल प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स होते हैं। तो उसकी रीज़न यही होती है कि पीछे से प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ होता है, एडिपोसाइट का काउंट भी इंक्रीज हुआ है और पीछे मसल की स्वेलिंग भी हुई है जो आई बॉल को आगे पुश कर रही होती हैं। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी देखें, ग्रेव सेल्स में थायराइड ग्लैंड के सेल को लेकर उसकी हिस्टोलॉजी को देखेंगे तो वो उसमें हमें टॉल फॉलिकुलर क्राउडेड एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे और स्कैलप्ड कोलॉइड होगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलिकुलर सेल्स स्टिमुलेट हो रहे थे, तो फॉलिकुलर सेल्स की क्राउडिंग हो जाएगी, उनका सेल साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा, तो हमें क्राउडिंग मिलेगी और टॉल हुए होंगे। तो जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो पैपिलास बना देंगे कि जब एक जगह पे हम बहुत ज़्यादा सेल्स को इकट्ठा कर देंगे तो वो फिर आपस में कुछ सेल्स निकल के बाहर को आ जाएंगे, तो वो अंदर कोलॉइड की तरफ चले जाएंगे, ऐसा जिगजैग सा पैटर्न बन जाएगा। तो जो कोलॉइड होगा वो कम हो जाएगा और जो सेल्स होंगे वो हमें ज़्यादा नज़र आएंगे, तो हम उसे कहेंगे स्कैलप्ड कोलॉइड है कि कोलॉइड खाया हुआ है सारा, उसके अंदर पैपिलाज आए हुए हैं, सारे फॉलिकुलर सेल्स हमें न्यूमन के अंदर नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा, वो सारा अंदर को आ गए। अब है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्वाइटर। इसके अंदर ये जो पिछले हमने ग्रेव डिजीज पढ़ी थी उसके अंदर होल ग्लैंड इन्वॉल्व हो रहा था, पूरे फॉलिकुलर सारे ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स जो थे वो T3 T4 एक्सेसिव प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर में उसके नाम से पता चल रहा है दे आर मल्टीपल नोड्यूल्स, दे आर फोकल पैचेस ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। पूरा ग्लैंड नहीं होगा बल्कि कुछ पैचेस बने होंगे फॉलिकुलर सेल्स के जो हाइपर फंक्शनिंग हो जाएंगे, जो ज़्यादा T3 T4 को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और कोलोइड जो होगा वो TSH के बगैर अपना काम करता रहेगा, यानी कि वो T3 T4 प्रोड्यूस करता रहेगा ड्यू टू TSH रिसेप्टर म्यूटेशन। इन 60% ऑफ केसेस TSH रिसेप्टर की म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से फोकल पैचेस बन जाएंगे और कोलोइड जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। अगर हम इसका रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन करवाएंगे तो हमें हॉट नोड्यूल्स मिलेंगे और हॉट नोड्यूल्स में मैलिग्नेंसी के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट इज़ थायराइड स्टॉर्म। थायराइड स्टॉर्म तब होता है जब हाइपरथायरॉयडिज्म को इनकम्प्लीटली ट्रीट किया जाए या वो अनट्रीटेड रह जाए और ये कंडीशन वर्स हो जाती है एक्यूट स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर, जैसे इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्रॉमा या सर्जरी। हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट नहीं किया था और कोई स्ट्रेस की कंडीशन आई तो फिर जो होगा वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ T3 T4 प्रोड्यूस होंगे एंड इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। पेशेंट प्रेजेंट करता है विद वर्स सिम्टम्स, जितने भी T3 T4 के फंक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हुए होते हैं। पेशेंट प्रेजेंट विद एजिटेशन, डिलीरियम, फीवर, डायरिया, कोमा एंड टैकीआरिथमियास एंड इट लीड टू डेथ। इतने ज़्यादा सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, तो इसको फ़ौरन ट्रीट करना होता है। इसके लिए न्यूमोनिक है कि हम 4 P's याद रख लें। प्रोपेनोल जो बीटा ब्लॉकर है वो दे देंगे, प्रोपाइलथायोयूरासिल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रेडनिसोलोन दे लेंगे और पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड के अंदर आयोडीन का लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आयोडीन का लोड जैसे ज़्यादा होगा तो T4 की सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाएगी। इस इफेक्ट को कहते हैं वुल्फ शाइकॉफ इफेक्ट। ठीक है, हम आयोडीन का बल्क देंगे, आयोडीन लोड देंगे तो फिर T4 की सिंथेसिस एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट डिक्रीज़ कर जाती है, तो इसलिए हम पोटाशियम आयोडाइड के ज़रिए से भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अब हम सिम्टम्स देख लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के कि पेशेंट नॉर्मली कैसे प्रेजेंट करते हैं। वही जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर T3 T4 के नॉर्मल फंक्शंस पढ़े थे उन्हीं को हम ज़्यादा कर लेंगे, एग्जैजरेट कर लेंगे। तो इसके लिए न्यूमोनिक है स्वेटिंग पेशेंट को, और इसके उससे सारे ऐसे स्वेटिंग है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी क्योंकि हमने देखा था कि T3 T4 इंक्रीज़ करते हैं सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप। तो ATP बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, ATP ज़्यादा यूज़ होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, तो
पेशेंट को स्वेटिंग होगी, हीट इंटॉलरेंस होगी, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ कर जाएगा, वेट लॉस होने लग पड़ेगा। उसके अलावा वेजो डायलेशन की वजह से स्किन जो होगी वो हमें वार्म और मॉइस्ट मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा T3 T4 के ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आएंगे, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, फाइन ट्रेमर्स, ये बीटा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये वाले सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट को नींद नहीं आ रही एंड वो एंशियस फील कर रहा है और इरिटेबल है, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है एपेटाइट जो है T3 T4 लेवल जो है वो GI की मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देंगे, उसकी वजह से पेशेंट प्रेजेंट करेगा डायरिया की कंप्लेंट्स के साथ और ये कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है उसको। इसके साथ कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स में आ जाएंगे टैकीकार्डिया, टैकीअरिथमियास, पैल्पिटेशंस, डिस्निया, और जो मेन बात इसके अंदर होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, सिस्टोलिक वाला ज़्यादा होगा, डायस्टोलिक नॉर्मल रेंज में लाया करता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर डायस्टोलिक ज़्यादा हुआ होता है, सिस्टोलिक नॉर्मल रेंज के अंदर होता है। तो ये एक की पॉइंट था इसके अंदर याद रखने वाला। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इसके एक्शंस होंगे, साइकिल्स इरेगुलर हो जाएंगे, गायनिकोमेस्टिया, डिक्रीज लिबिडो, फर्टिलिटी। उसके अलावा नर्वसनेस हमने देख लिया कि न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स हो गए, ग्वाइटर जो थायराइड ग्लैंड का साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि इसमें थायराइड का फॉलिकुलर सेल्स भी इंक्रीज़ हो रहे थे और उनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा था, क्वांटिटी भी और साइज़ दोनों इंक्रीज़ कर रहे थे, इस वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। ये सारी डायग्राम्स हैं जिसके अंदर ये सारा दिखाया हुआ, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, वेट लॉस, फ्रेजाइल फिंगर नेल्स, शेकिंग हैंड, वार्म मॉइस्ट स्किन। इसके अलावा मसल क्रैम्प एंड मसल वीकनेस, मसल के ऊपर भी इनका एक्शन होगा। जो T3 है वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है बोन की रिजॉर्प्शन को, तो ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। बाकी इसके हार्ट के ऊपर एक्शन और हेयर के ऊपर के ब्रोकन हेयर एंड हेयर लॉस। दिस इज़ ऑल अबाउट hyperthyroidism. In next video we will discuss about hypothyroidism.